तो लास्ट क्लास में अपने तंत्रिका तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। अपने पास में क्लास 11 का जो अपने चैप्टर नंबर 18 तंत्रिकीय नियमन एवं समन्वय, इसके बारे में अपने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम आगे इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राणियों में तंत्रिका तंत्र। प्राणियों में तंत्रिका तंत्र। इन प्राणियों में तंत्रिका तंत्र के बारे में अपन बात करें तो ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। जिसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका कहते हैं, या उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका या क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन है, किसी भी प्रकार का यदि कोई उद्दीपन वगैरह है उसको ये क्या कर सकती है, पहचान सकती है। इसके अलावा उस उद्दीपन को ये क्या कर सकती है, ग्रहण कर सकती है, और उद्दीपन को आगे क्या कर सकती है, संचरित या क्या कर सकती है, उसको ट्रांसमिट कर सकती है। तो किसी भी प्रकार का उद्दीपन मिलेगा तो उसकी पहचान कर सकती है ये, इसके अलावा उसको ग्रहण कर सकती है और आगे उसको क्या कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है या फिर संचरित कर सकती है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे सबसे पहले निम्न जो अपने क्लास में कशेरुक प्राणी है उसमें तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है। यदि अपन सबसे पहले अपन बात करें निम्न कशेरुक प्राणी, निम्न कशेरुक प्राणी जिनके अंदर सरल प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, बहुत ही ज्यादा सरल तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रा। उदाहरण के रूप में अपने किसकी बात करेंगे, हाइड्रा, जो कि स्लेंडेटा के अंदर आता है, स्लेंडेटा संघ है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र बहुत ही सरल प्रकार का होता है। इसमें केवल क्या पाई जाती है, तंत्रिका जो अपने पास में न्यूरॉन वगैरह है उसका जाल पाया जाता है। तंत्रिका जाल या कह सकते हैं न्यूरॉन का जाल देखने को मिलता है, बहुत ही सरल प्रकार का। अब इसके आगे थोड़ा सा हम आगे और बढ़ेंगे तो कीटों की बात करेंगे, और कीट की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा है, उसके अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है और उसके अंदर सबसे बड़ा वर्ग है जिसका नाम क्या है, इंसेक्ट। तो कीट है आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, जो कि सबसे बड़ा संघ होता है। अब अगर कीटों के बारे में बात करें तो तंत्रिका तंत्र थोड़ा सा क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो यहां पर थोड़ा सा व्यवस्थित तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है। यहां पर तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर अपने पास में ब्रेन रिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अपने पास में तंत्रिकीय ऊतक है या न्यूरल टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। और तो थोड़ा सा इससे क्या होता है, विकसित देखने को मिलता है। तंत्रिकीय ऊतक देखने को मिलते हैं, इसके अलावा ब्रेन रिंग देखने को मिलती है, इसके अलावा अपने पास में तंत्रिकाओं का जाल भी देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ गुस्सिकाएं भी पाई जाती हैं या उसको गैंग्लिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट सबसे बात है, आगे अपन बात करें कशेरुक प्राणी। नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, कशेरुक प्राणी। कशेरुक प्राणियों के अंदर बात करें तो इसके अंदर कौन कौन आता है, जैसे अपने पास में फिशेज वगैरह हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एविड्स हैं, मैमल्स भी आते हैं। इनमें सुविकसित तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है या वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पर सुविकसित तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है। तो व्यवस्थित तंत्रिका बढ़िया कह सकते हैं, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं तंत्रिका कोशिका या फिर कह सकते हैं न्यूरॉन की संरचना के बारे में। नेक्स्ट अपने पास में क्या आएगा, न्यूरॉन की संरचना, जो कि तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो नेक्स्ट अपने पास में आएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या उसको हम कहते हैं न्यूरॉन, या उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अब तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की अपन बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है।
तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं सबसे लंबी कोशिका है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब अपने पास ये न्यूरॉन है, ये सूक्ष्मदर्शी संरचना है। न्यूरॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है। और मुख्य रूप से जो न्यूरॉन के अपन भागों की बात करें तो न्यूरॉन के अंदर 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं अपने पास में? 3 भाग होते हैं। भागों की बात करें तो ये 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित रहती है। कौन कौन सा भाग होता है हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास में ये जो भाग देखने को मिलता है ना, धागे में कुछ संरचना दिख रही है अपने को, अपने पर्वत दिख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट, जिसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। इसके अलावा ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं कोशिका काय। दूसरा वाला भाग होता है ये वाला, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका काय, या उसको हम कहते हैं सेल बॉडी, या उसको हम क्या कहते हैं? साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। तो पहला भाग अपने पास में हो गया डेंड्राइट, दूसरा अपने पास में कोशिका काय या सेल बॉडी। इसके अलावा एक तीसरा भाग होता है, इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ये वाला जो भाग दिख रहा है अपने को, तीसरा वाला, जिसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष, या इसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन, या इसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। तो ये मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका है। उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? डेंड्राइट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे डेंड्राइट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेंड्राइट्स के बारे में। देखो डेंड्राइट्स की बात करें तो यहाँ पर इस अपने पास में शाखित संरचनाएं होती है। कैसी संरचनाएं होती हैं? शाखित संरचना होती है, या कह सकते हो अपने पास में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। तो अतिशाखित संरचना है, अतिशाखित संरचना है, या कह सकते हो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जब भी किसी प्रकार का तंत्रिका आवेग है, उद्दीपक मिलेगा तो तंत्रिका आवेग, उसको आगे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसमिट करना पड़ेगा, संचरण करना पड़ेगा। तो ये जो डेंड्राइट है, तंत्रिका आवेग है या नर्व इंपल्स है, उसको किसकी ओर भेजते हैं? कोशिका काय, या कह सकते हैं सेल बॉडी की ओर भेजने का काम करते हैं। तो तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग का जो संचरण है वो कोशिका काय की ओर भेजा जाता है। इसको कहां भेजा जाता है? कोशिका काय की ओर भेजा जाता है। अब अपने पास में जैसे कह सकते हैं तंत्रिका आवेग है, किसके पास में जाएगा? कोशिका काय के पास में जाएगा। तो कोशिका काय इस तंत्रिका आवेग को क्या करेगी? आगे भेजने का काम करेगी। और इस डेंड्रॉन की संख्या की बात करें, डेंड्रॉन की संख्या की बात करें तो संख्या 1 भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? अधिक भी हो सकती है। इनकी संख्या 1 भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। तो अपने पास ये पहला पार्ट हो गया है डेंड्राइट्स के बारे में। अब दूसरा पार्ट अपने पास में है कोशिका काय। दूसरा पार्ट अपने पास में क्या है? कोशिका काय, या उसको बोलते हैं सेल बॉडी। कोशिका काय, या उसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। कोशिका काय या सेल बॉडी की अपन बात करें तो यहां पर इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसमें क्या उपस्थित होता है? एक केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा अपने पास में ये इसका कोशिका द्रव्य हो गया, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूरोप्लाज्म कहेंगे। इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं निस्सल ग्रेन्यूल या निस्सल कण बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ग्रेन्यूल टाइप या कणों के समान, इसको हम बोलते हैं निस्सल ग्रेन्यूल या निस्सल कण बोलते हैं। जैसे कण जैसे दिखाई दे रही है अपने पास न्यूरोप्लाज्म में, इसको बोलते हैं निस्सल कण या निस्सल ग्रेन्यूल बोलते हैं। ये जो अपने पास में निस्सल
कर्ण या जो ग्रेन्यूल है ये रूपांतरित राइबोसोम है, या कह सकते हैं अपने पास में RER है। ये जो निश्चित ग्रेन्यूल्स है इनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। इनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। तो इनका कार्य रहता है प्रोटीन। जैसे अपने पास में राइबोसोम है, उसका कार्य क्या रहता है? प्रोटीन संश्लेषण का। तो यहाँ पर जो निश्चित ग्रेन्यूल्स है इसका भी कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। इसके अलावा इसके अंदर तारक केंद्र की बात करें तो वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यहाँ पर तारक केंद्र है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इस वजह से इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। जब भी कोशिका विभाजित होती है तो तारक जो तारक केंद्रों से मिलकर के बना होता है, तो वहां पर तर्कु तंतु बनते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। इसका मतलब इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो ये विभाजित नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं है? अपने पास में तारक केंद्र वगैरह नहीं पाए जाते। नेक्स्ट बाकी इसके अंदर जो भी कोशिकांग वगैरह होना चाहिए कोशिका के अंदर, वो सारे कोशिकांग यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। अब जब तंत्रिका आवेग डेंड्राइट से किसके पास में आएगा? कोशिका काय के पास में आएगा। तो यहाँ पर जो कोशिका काय है यहाँ से तंत्रिका आवेग किसकी तरफ जाएगा? अपने पास में यहाँ से जो नर्व इंपल्स है वो कहाँ जाएगा? तंत्रिकाक्ष या कह सकते हैं एक्सॉन की ओर भेजा जाएगा। तो तंत्रिका आवेग का जो संचरण है, ट्रांसमिशन है, वो तंत्रिकाक्ष की और होगा। तो किसकी ओर होगा? तंत्रिकाक्ष की ओर होगा। तो दूसरा पार्ट अपने पास हो गया कोशिका कार्य, सेल बॉडी के बारे में क्लियर है इतना। अब थर्ड पार्ट है जो इसका मुख्य भाग है जिसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। तीसरा भाग अपने पास में कौन सा है? तंत्रिकाक्ष वाला भाग है। अब तंत्रिकाक्ष वाले भाग की बात करें तो ये वाला भाग अपने को लिखना, ये पूरा अपने पास में तंत्रिकाक्ष या उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसके बारे में पढ़ ले। तंत्रिका आवेग का संचरण तंत्रिकाक्ष की और कार्य क्या है? तारक केंद्र निश्चल कण कार्य इसका प्रोटीन संश्लेषण। निश्चल कण का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट अपने पास में है तंत्रिकाक्ष या उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। तंत्रिकाक्ष की बात करें तो ये मुख्य क्रियात्मक इकाई है इसकी। तंत्रिका कोशिका की मुख्य क्रियात्मक इकाई होती है। ये इतना पूरा कह सकते हैं अपने पास में लंबा भाग होता है, इसको तंत्रिकाक्ष कह रहे हैं। तंत्रिकाक्ष से यहाँ पर कुछ अपने को आवरण देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ आवरण देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं माइलिन आवरण। तो यहाँ पर कुछ आवरण देखने को मिलता है। आवरण को क्या बोलते हैं? माइलिन आवरण बोलते हैं। इसके अलावा अपने पास में देखो डेंड्रॉन की संख्या एक भी हो सकती है, अनुपस्थित भी हो सकता है, दो भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इसकी संख्या की बात करें तो सदैव संख्या में कितना होता है? ये एक होता है। हमेशा संख्या में तरीके कितना होता है? एक होता है। जब भी न्यूरॉन की बात करेंगे वहां पर केवल एक ही तंत्रिकाक्ष अपने को देखने को मिलेगा या एक ही एक्सॉन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं? निश्चल कण नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार के निश्चल कण नहीं पाए जाते, या कह सकते हो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब देखो तंत्रिकाक्ष से यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है अपने को? एक आवरण है जिसका नाम क्या है? माइलिन आवरण। यहाँ पर आवरण है जिसका नाम क्या है? माइलिन आवरण। जिसका क्या नाम है? माइलिन आवरण। ये जो माइलिन आवरण है एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो बनाती हैं। वैसे माइलिन क्या है? एक प्रकार का लिपिड होता है। क्या होता है? लिपिड होता है। लिपिड में भी स्फिंगोलिपिड होता है। तो ये माइलिन की शीट बन गई अपने पास में, माइलिन का आवरण बन गया है। ये एक इंसुलेटर का काम करता है।
अब बाहर से कोई आयन वगैरह इसमें प्रवेश नहीं कर सकते इस भाग में। अब इसका क्या बेनिफिट है वो भी अपन पढ़ेंगे। अब माइलिन आवरण का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें माइलिन आवरण का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? श्वान कोशिका। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका कहते हैं। तो माइलिन आवरण का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? श्वान कोशिका कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? श्वान कोशिका कहते हैं। उसके बाद में आगे अपन बात करें, ये जो तंत्रिकाक्ष के जो सिरे वगैरह हैं, यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, इसको हम क्या कहेंगे? नर्व एंडिंग या क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष सिरा कहते हैं। तंत्रिकाक्ष सिरा कहते हैं। इसके अलावा तंत्रिकाक्ष सिरे पर देखो इस प्रकार से अपने को कुछ बल्ब जैसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, संरचना देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक गुंडी। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक गुंडी या इसको सिनेप्टिक नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक गुंडी या सिनेप्टिक नोड कहते हैं। सिनेप्टिक गुंडी या उसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। सिनेप्टिक गुंडी या सिनेप्टिक नोड कहते हैं। अब यहाँ पर कोशिका कार्य है, उससे तंत्रिका आवेग को ये तंत्रिकाक्ष क्या कर रहा है? दूर लेके जा रहा है। तो अपन ये भी कह सकते हैं तंत्रिका आवेग या नर्व इंपल्स है को कोशिका कार्य से क्या करता है? दूर लेके जाता है। कहां पर जाएगा? तंत्रिका सिरों पर जाएगा। फिर सिनेप्टिक पुट्टिका, सिनेप्टिक नोब है, उस पर जाएगा। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक पुट्टिका पाई जाती है, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे? एक न्यूरॉन से तंत्रिका आवेग को कहां पर भेजेंगे? दूसरी न्यूरॉन तक भेजने का काम करेंगे। और या फिर कैसे न्यूरॉन पेशियों के साथ में जुड़ी है, तो न्यूरॉन अपने पास में अपने तंत्रिका आवेग को कहां तक भेजने का काम करेंगे? पेशियों तक। उसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। इतनी बात आगे समझ में। अब अपने पढ़ा कि तंत्रिकाक्ष है, यहाँ पर माइलिन आवरण उपस्थित है, इसके बीच में कुछ गैप दिख रहा है आपको, जहां पर माइलिन आवरण नहीं है। जहां पर माइलिन आवरण अनुपस्थित है, देखो यहाँ पर ये देखना, इसको बोलते हैं रेनिवियर के नोड। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनिवियर या रेनिवियर के नोड। रेनिवियर के नोड क्या कहते हैं? रेनिवियर के नोड कहते हैं, जहां पर माइलिन आवरण क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब अपने पास में तंत्रिका कोशिका है, जिसमें माइलिन आवरण उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। इसका मतलब तंत्रिकाक्ष भी दो प्रकार से हो सकता है, माइलिन आवरण युक्त और माइलिन आवरण रहित। अब जो माइलिन आवरण है, एक प्रकार का जो कह सकते हैं इंसुलेटर का काम कर रहा है। अब अपने पास में जहां जहां माइलिन आवरण है, जहां जहां पर माइलिन आवरण, बाहर से कोई आयन इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होगा? जैसे तंत्रिका आवेग आ रहा है यहाँ से, कोशिका कहां से आया? यहाँ से रेनिवियर के नोड तक आएगा, फिर इस रेनिवियर के नोड है, फिर इससे आसे, मतलब इस प्रकार से जहां पर माइलिन आवरण है वहां पर तंत्रिका आवेग का क्या नहीं हो सकता है? संचरण नहीं हो सकता। इस प्रकार से कूदते हुए जाएगा। इस प्रकार से एक रेनिवियर का नोड, अगला रेनिवियर का नोड, अगला। इसका मतलब जहां पर तंत्रिका आवेग है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। इतनी बात आगे समझ में। अब आपको सर यहाँ पर ये टुकड़ों टुकड़ों कर दे, ये पूरा माइलिन आवरण होता तो क्या होता? तो यहाँ पर तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं हो पाता बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी की पूरी माइलिन की सीट आ गई है। अब उसको आगे स्थानांतरण होने के लिए स्थान ही नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर तो रेनिवियर के नोड मिल रहे हैं, इस वजह से इस प्रकार से कूद के कूदते हुए आगे की तरफ पहुंच जाएगा। आगे बात समझ में। तो रेनिवियर जो अपने माइलिन आवरण की वजह से इस आवेग की स्पीड भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो कहीं पर ये आवेग, कहीं पर अपने माइलिन आवरण उपस्थित होता है और कहीं पर क्या होता है? अनुपस्थित। अब कहां पर उपस्थित है, कहां पर अनुपस्थित है, वो भी अपन समझ लेते हैं इसके बारे में। तो माइलिन आवरण है कहां है? तो अपने पास में जो तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष है या आप कह सकते हैं एक्सॉन है, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक अपने पास में है माइलिन आवरण युक्त या उसको कहते हैं माइलिनेटेड, माइलिनेटेड। दूसरा अपने पास में है माइलिन आवरण रहित, इसको हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड, नॉन
माइलिनेटेड, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। अब यहां पर माइलिन आवरण युक्त, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर माइलिन आवरण, माइलिन आवरण क्या होगा, उपस्थित होगा, और यहां पर माइलिन आवरण क्या होगा, अनुपस्थित होगा। यहां पर माइलिन आवरण है वो क्या होगा, अनुपस्थित होगा। इसके अलावा जहां पर माइलिन आवरण है उसके पास में क्या है, रेनवीयर के नोड भी है जहां पर माइलिन आवरण अनुपस्थित है। तो इसमें अपन बात करें, जो रेनवीयर के जो नोड है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और यहां पर रेनवीयर के नोड क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। यहां पर रेनवीयर के नोड क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। लेकिन माइलिन आवरण युक्त है तंत्रिकाक्ष या फिर रहित है, दोनों के अंदर क्या पाई जाएगी, श्वान कोशिका पाई जाएगी। तो श्वान कोशिका यहां पर भी उपस्थित है, श्वान कोशिका यहां पर उपस्थित है, और साथ यहां पर भी देखने को मिले श्वान कोशिका। श्वान कोशिका किससे बनती है? श्वान कोशिका ही माइलिन का आवरण बनाती है, श्वान कोशिका ही क्या करती है, माइलिन का आवरण बनाती है। लेकिन श्वान कोशिका दोनों जगह उपस्थित है, या माइलिन आवरण रहित अपने पास में तंत्रिकाक्ष है वहां पर भी उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर माइलिन का आवरण का निर्माण नहीं कर रही है। फिर अपन बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ये अपने को माइलिनेटेड अपने पास में न्यूरॉन है वो कहां मिलेगा, नॉन माइलिनेटेड कहां देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये अपने को मिलेगा कपालीय व मेरु तंत्रिका, कपालीय व मेरु तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका मतलब क्या है, वे तंत्रिकाएं जो कहां से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं, और मेरु तंत्रिका मतलब क्या है, वे तंत्रिकाएं जो कहां निकलती है, मेरु रज्जु से निकलती हैं। दोनों परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या है, भाग होते हैं। नेक्स्ट अपने पास में अपन बात करें, माइलिन आवरण रहित अपने पास में तंत्रिकाक्ष है वो कहां देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा अपने पास में कायिक व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त और अपने पास में जो कायिक तंत्रिका तंत्र है, ये दोनों किसके भाग होते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, जो कि अपने पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। वहां पर अपने को पास में क्या देखने को मिलेगा, माइलिन आवरण रहित तंत्रिकाक्ष देखने को मिलेगा। तो अपने पास में तीसरा भाग हो गया है एक्सॉन, या इसको क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। इतनी बात क्लियर है अपने पास में। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, ये जो अपने पास में न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है, इनको भी हम डेंड्रॉन की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांट देंगे, 3 भागों में बांट, कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के प्रकार की बात करें, ये जो हमने देखा डेंड्राइट किस प्रकार से, इसकी संख्या के आधार पर डेंड्राइट या डेंड्रॉन का नंबर कितना है अपने पास, उसकी संख्या के आधार पर न्यूरॉन को अलग अलग भागों में बांट देंगे। क्योंकि अपनी बुक के अंदर मेंशन है इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में, इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो यहां तक क्लियर है। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है उसके प्रकार की बात करें, इसके प्रकार की बात करें। तो नेक्स्ट अपने पास में प्रकार के बारे में बात करेंगे। प्रकार की बात करेंगे, सबसे पहले ये अपने पास में प्रकार हो गया, वो है बहुध्रुवीय न्यूरॉन। बहुध्रुवीय न्यूरॉन, ये जो प्रकार है किसके आधार पर है, डेंड्राइट की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर अपने पास में, डेंड्राइट की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर है, डेंड्राइट की संख्या का, डेंड्राइट का नंबर कितना है। बहुध्रुवीय न्यूरॉन है, यहां पर अपने पास में डेंड्राइट की संख्या आ जाएगी, और यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका उदाहरण आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
द्वारा। ये कहां पर ये पाई जाएगी? सबसे पहले अपने पास में कौन सा है? बहुध्रुवीय न्यूरॉन। बहुध्रुवीय न्यूरॉन है जिसके अंदर अपने पास में डेंड्रॉन है वो 2 या अधिक, संख्या में कितने होंगे? 2 या अधिक होंगे। ऐसा अपने पास में न्यूरॉन कहां देखने को मिलेगा? हमारे शरीर के अंदर ये देखने को मिलेगा अपने को प्रमस्तिष्क वल्कुट के अंदर। कहां देखने को मिलेगा? मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क जो वल्कुट वाला भाग है वहां पर, या कह सकते हो शरीर अपने पास में सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहां पर अपने को देखने को मिलेगा, या इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह सकते हैं, वहां देखने को मिलेगा। मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसके अलावा दूसरा अपने पास में द्विध्रुवीय न्यूरॉन, द्विध्रुवीय न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। यहां पर डेंड्रॉन की संख्या कितनी होगी? यहां पर डेंड्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1। ये देखने को मिलेगा अपने आंख की जो कह सकते हैं रेटिना है उसके अंदर, या कह सकते हैं नेत्र की रेटिना। ये आपने को कहां देखने को मिलेगी? नेत्र की जो रेटिना है वहां पर इस प्रकार के न्यूरॉन अपने को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तीसरा अपने पास में है एक ध्रुवीय न्यूरॉन। एक ध्रुवीय न्यूरॉन अगली अपने पास में कौन सी है? एक ध्रुवीय न्यूरॉन, जिसके अंदर डेंड्राइट की संख्या की बात करें तो कितना है? 0, मतलब क्या है अपने पास में? अनुपस्थित है। ऐसा न्यूरॉन कहां देखने को मिलेगा? जो भ्रूणीय तंत्रिका तंत्र है, भ्रूणीय तंत्रिका तंत्र है, वहां पर इस प्रकार के न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब के अंदर ये तीनों प्रकार पड़े अपने न्यूरॉन के, सब के अंदर तंत्रिकाक्ष कितना है? इन सब के अंदर तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन का नंबर कितना है? केवल 1 है। तो एक्सॉन का नंबर हमेशा क्या रहता है? सदैव क्या रहता है? संख्या में 1। आगे बात समझ में? तो ये हमने न्यूरॉन के 3 प्रकार पढ़ लिए हैं, इसके आधार पर डेंड्राइट की संख्या के आधार। यहां तक हो जाएगा? क्लियर है? तो ये सारी अपने इंफॉर्मेशन पढ़ी है, वो किसके बारे में पढ़ी है? न्यूरॉन के बारे में पढ़ी है। नेक्स्ट आगे अपने पास रहेगा कि न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है और अपने पास में दूसरी न्यूरॉन है, इसके बीच में किस प्रकार से तंत्रिका आवेग है उसका क्या होगा? संचरण। तंत्रिका आवेग का संचरण है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के बीच में किस प्रकार से होगा उसकी बात करेंगे। इससे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि तंत्रिका आवेग है वो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, फिर आगे उसके संचरण के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आगे अपन बात कर लेते हैं। नोट कर लो। तो नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक रहेगा तंत्रिका आवेग का संचरण और उसकी उत्पत्ति। तो पहले अपन पढ़ेंगे तंत्रिका आवेग किस प्रकार से उत्पन्न होगा, फिर एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन किस प्रकार से, जैसे एक न्यूरॉन है ये दूसरा न्यूरॉन के बीच के अपने गैप को क्या बोलते हैं? संधिस्थल को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट है तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति व संचरण। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं संचरण, या उसको हम कह सकते हैं नर्व इंपल्स है, उसका जनरेशन किस टाइप से होगा, और ये नर्व इंपल्स से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस प्रकार से कंडक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा, आगे उसके बारे में बात करेंगे। अब अपने पास में अपन ने पढ़ा था तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन क्या है, इसका मुख्य क्रियात्मक भाग, मुख्य क्या है? फंक्शनल कह सकते हैं, यूनिट है, क्या क्रियात्मक भाग है। तो जो भी अपने पास में तंत्रिका कोशिका है उसके लिए एक्सॉन इंपॉर्टेंट है, तो एक्सॉन के ऊपर समझेंगे। जैसे कि इसके ऊपर अपने पढ़ा था झिल्ली है वो कैसी होती है? विद्युत आवेशित होती है। तो यहाँ पर इसको एक्सॉन की डायग्राम है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि अपन बात करें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में अगर बात करें, ये उद्दीपनशील कोशिकाएं, कैसी कोशिकाएं होती हैं? उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं। कहने का मतलब कोई भी अपने पास में बाहर से स्टिमुलस या उद्दीपन मिलेगा उसको ये क्या कर सकती है?
पहचान कर सकती हैं। इसके अलावा ये क्या कर सकती है, ग्रहण भी कर सकती है, इसको आगे क्या कर सकती हैं, संचरण कर सकती है, क्या कर सकती हैं, ट्रांसमिट कर सकती है। तो तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं। और अब इसके अंदर जो तंत्रिका आवेग की जो उत्पत्ति होती है उसको हम अलग अलग स्टेप के अंदर समझेंगे, कौन कौन से स्टेप इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो उद्दीपनशील का मतलब क्या है, इसकी जो झिल्ली है, वो किस अवस्था में होती है, ध्रुवित अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, ध्रुवित अवस्था में होती है। ध्रुवित का मतलब है इसके बाहर की तरफ कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, इसके अंदर की तरफ कौन सा होगा, नेगेटिव। ध्रुवण है, विध्रुवण है, और तीसरा अपने पास स्टेप कौन सा रहता है, पुनर्ध्रुवण, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अपन पढ़ेंगे वो कौन सा है, ध्रुवण वाला। पहला स्टेप अपने पास में कौन सा है, ध्रुवण वाला। तो पोलराइजेशन या उसको क्या कहते हैं, ध्रुवण, या उसको हम कह सकते हैं रेस्टिंग स्टेज। क्या कहेंगे इसको, रेस्टिंग